यादव जी, आप शिप्रा के महत्व को बताइए। आइए हम सब सर्वप्रथम महाकाल की जय बोले, माँ क्षिप्रा की जय बोले, नीम करोली बाबा की जय बोले, संध्यापुरी जी महाराज की जय बोले, क्योंकि इन सबका संबंध अब क्षिप्रा से रहा है। आइए हम बात करते हैं अब माँ क्षिप्रा की। क्षिप्रा का जो स्वरूप है वह उसकी उत्पत्ति विष्णु रस से मानी जाती है। विष्णु पुराण में इसका संपूर्ण विवरण है। क्षिप्रा की जीवन यात्रा 195 किलोमीटर की है और जिसमें उज्जैन क्षेत्र में ही 93 किलोमीटर प्रवाहित होती है। क्षिप्रा को उत्तर वाहिनी के रूप में भी जाना जाता है। आज क्षिप्रा तट पर गंगा दशमी पर्व का आगाज हुआ। इस आगाज में निश्चित ही बहुत मेला लगता है और क्षिप्रा तट पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अब हम यहाँ पर क्षिप्रा के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो बड़ी विचित्र बात सामने आती है। जो मोक्षदायिनी है, जिसे मालवा की गंगा माना जाता है, आज वह प्रदूषित काले पानी की डबरी बनी हुई है। यह हमारे लिए चिंता की बात है और इस स्थिति के लिए दोषी कोई एक शासन, प्रशासन या अन्य लोग नहीं, हम सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्षिप्रा, जो कि एक संस्कृत नाम है जिसका अर्थ होता है कि तो पावनता के साथ, निर्मलता के साथ स्वतः प्रवाहमान रहे, वो क्षिप्रा होती है। परंतु अब हम जो एक प्रदूषित पानी की, काले पानी की डबरी बनी हुई है, उसे कैसे क्षिप्रा मान लें, किंतु आस्था है, इसलिए माँ क्षिप्रा के रूप में उसे पूजते हैं, मानते हैं और सब कुछ करते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्षिप्रा अपने वास्तविक स्वरूप में कब आई और कैसे आई। क्षिप्रा के वर्तमान स्वरूप पर गहनता से विचार करना, उसे वास्तविक रूप में क्षिप्रा का रूप देना है और यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए क्षिप्रा के उद्गम स्थल से लेकर समर्पण तक की यात्रा को, उनके संपूर्ण मार्ग पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैंने अपना जो देखा है कि अब क्षिप्रा वास्तविक क्षिप्रा नहीं रह सकती, क्योंकि उद्गम स्थल पर गोमुख चौक हैं। वहाँ पर 3-4 नए चौक गोमुख बनाने की जरूरत है, परंतु इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोमुख के उस पार अथाह पानी की भरमार है और यदि हमने 2-3-4 गोमुख बना दिए तो यह क्षिप्रा प्रवाहमान होती रहेगी। आपने नर्मदा को क्षिप्रा में मिलाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, किंतु वो व्यर्थ गया। बिजली का बिल इतना आता है कि जो शायद नगर निगम भी उसकी आपूर्ति नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो वहाँ उद्गम स्थल पर 3-4 गोमुख बनाए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार के पास में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन है, किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा। अतः सबसे पहले उद्गम स्थल पर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन से नए गोमुख बनाए जाएं और जो पुराना गोमुख जो चौक हो गया है उसको क्लियर करके वहाँ से क्षिप्रा को प्रवाहित की जाए। सीएस का करोड़ों रुपए आता है, तो क्या शिप्रा के लिए खर्च नहीं कर सकते? देखिए, आप भी वो बात कर रहे हैं कि डकैत और दैत्य के घर बेटे बेटी होने की बात, संतान होने की बात। जो डायन रहते हैं, दैत्य रहते हैं, उनको अपने संतानों से भी कोई मोह नहीं रहता है और वो उसको खा जाती है। तो भ्रष्टाचार की काली कोड़ ऐसी हमारे बीच में पैदा हो गई है कि क्षिप्रा के नाम पर, किसी के भी नाम पर हम भ्रष्टाचार करने से, टोपेबाजी करने से, धोखाधड़ी करने से नहीं चूकते। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जहाँ तक यदि हमें करना है, क्षिप्रा को प्रवाहमान करना है,
प्रदूषण मुक्त करना है तो उसके पैरेलल एक नहर बनाई जाए और 44 किलोमीटर के बाद जल शोधन केंद्र स्थापित किया जाए। तो जो पानी 44 हमारे एक धारणा है कि यदि जल 44 किलोमीटर तक भेज जाता है तो उसकी सारी गंदगी समाप्त हो जाती है और वह शुद्ध हो जाता है। तो जब 44 किलोमीटर पर जो शोधन केंद्र होगा और जो शुद्ध पानी होगा वो अगले उसे क्षिप्रा में हम प्रवाहित कर देंगे। इससे पूछूंगा फिर 44 किलोमीटर पर दूसरी पैरेलल नहर बना दी जाए। क्षिप्रा की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 5-6 जो शोधन केंद्र बनाना पड़ेंगे और नहर बनाना पड़ेगी। तो क्षिप्रा का पूर्ण रूप से पावन अति शुद्ध हो जाएगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। क्षिप्रा के नाम पर करोड़ रुपया आया, किंतु क्षिप्रा की आज भी स्थिति भाई दयनीय बनी हुई है। जब क्षिप्रा के घाटों की स्थिति देख लीजिए, जवाबदार कंजी तक साफ नहीं कर पा रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसमें निर्माल्य खुले रूप में डाला जा रहा है और इतनी बदबू आती है वहाँ पर घाटों पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। न घाटों की व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है, न सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है। चोर उचक्के और अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। लाल पत्थर जो लगाए गए थे शिप्रा घाट पे वो भी सब निकल चुके हैं। इससे तो वो काले पत्थर थे वो अच्छे थे पूर्व के। देखिए, भ्रष्टाचार करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले काले पत्थर थे, बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, किंतु भ्रष्टाचार करने के लिए लाल पत्थर का लगा, वो भी कच्चे निकले। लाल पत्थर का पे लाखों रुपया व्यय किया, वो भी बेकार गया। क्षिप्रा के घाटों की दोनों तरफ के घाटों की स्थिति देख लीजिए, इतनी दयनीय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यानी कोई भी हम शासन प्रशासन, हम जनता, वहाँ के ब्राह्मण पंडित जो भी हैं, अब क्षिप्रा के प्रति गंभीर नहीं है, मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मैं माँ क्षिप्रा से यही अनुरोध करता हूँ कि हमने जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा करो और अपने आप को हम सब, जैसा कि माना जाता है कि मुक्ति मार्ग है, मुक्ति की साधन है, तो हमें ऐसी मुक्ति प्रदान करो कि ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और माँ क्षिप्रा पूर्ण रूप से अपने सांस्कृतिक स्वरूप में प्रवाहित होने लगे। उज्जैन में आज एक बहुत बड़ा, उज्जैन से हमारे मुख्यमंत्री जी गृह निवास है उनका, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो है सिंहस्थ मत का जो पैसा आता है शिप्रा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कृपा करें। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो भी कुछ बात है, यूं तो सिंहस्थ के नाम पर 18,000 करोड़ की व्यय करने की बात आ रही, और वो 18,000 करोड़ कहाँ व्यय होगा, कैसे व्यय होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। सिर्फ ये पुल बनाने से, सड़कें बना देने से कोई विकास नहीं होता है, उससे क्षिप्रा का उद्धार नहीं होता। एक क्षिप्रा के 195 किलोमीटर तक नहर बनाई जाए और उसी के वहाँ पर जल शोधन केंद्र स्थापित कर दिए जाए, जो पैसे का सदुपयोग होगा। क्षिप्रा यहाँ से नहीं, उद्गम से लेकर समर्पण तक शुद्ध और प्रवाहमान रहेगी। अब एक बात और यहाँ पर मैं विशेष बताना चाहता हूँ कि क्षिप्रा की जो घाटी है 195 किलोमीटर के, उस घाटी में कितने अतिक्रमण है, कितने खेत हैं, कितने क्या है, ये किसी का कोई संज्ञान नहीं। यादव जी, आप शिप्रा के महत्व को बताइए। आइए हम सब सर्वप्रथम महाकाल की जय बोले, माँ क्षिप्रा की जय बोले, नीम करोली बाबा की जय बोले, संध्यापुरी जी महाराज की जय बोले, क्योंकि इन सबका संबंध क्षिप्रा से रहा है। आइए हम बात करते हैं अब माँ क्षिप्रा की। क्षिप्रा का जो स्वरूप है वह, उसकी उत्पत्ति विष्णु रस से मानी जाती है। विष्णु पुराण में इसका संपूर्ण विवरण है। क्षिप्रा की
जीवन यात्रा 195 किलोमीटर की है और जिसमें उज्जैन क्षेत्र में ही 93 किलोमीटर प्रवाहित होती है। क्षिप्रा को उत्तर वाहिनी के रूप में भी जाना जाता है। आज क्षिप्रा तट पर गंगा दशमी पर्व का आगाज हुआ। इस आगाज में निश्चित ही बहुत मेला लगता है और क्षिप्रा तट पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अब हम यहाँ पर क्षिप्रा के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो बड़ी विचित्र बात सामने आती है। जो मोक्षदायिनी है, जिसे मालवा की गंगा माना जाता है, आज वह प्रदूषित काले पानी की डबरी बनी हुई है। यह हमारे लिए चिंता की बात है और इस स्थिति के लिए दोषी कोई एक शासन, प्रशासन या अन्य लोग नहीं, हम सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्षिप्रा, जो कि एक संस्कृत नाम है जिसका अर्थ होता है कि तो पावनता के साथ, निर्मलता के साथ सतह प्रवाहमान रहे, वो क्षिप्रा होती है। परंतु अब हम जो एक प्रदूषित पानी की, काले पानी की डबरी बनी हुई है, उसे कैसे क्षिप्रा मान दें, किंतु आस्था है, इसलिए माँ क्षिप्रा के रूप में उसे पूजते हैं, मानते हैं और सब कुछ करते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्षिप्रा अपने वास्तविक स्वरूप में कब आई और कैसे आई। क्षिप्रा के वर्तमान स्वरूप पर गहनता से विचार करना, उसे वास्तविक रूप में क्षिप्रा का रूप देना है और यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए क्षिप्रा के उद्गम स्थल से लेकर समर्पण तक की यात्रा को उनके संपूर्ण मार्ग पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैंने अपना जो देखा है कि अब क्षिप्रा वास्तविक क्षिप्रा नहीं रह सकती, क्योंकि उद्गम स्थल पर गोमुख चौक हैं। वहाँ पर 3-4 नए चौक गोमुख बनाने की जरूरत है, परंतु इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोमुख के उस पार अथाह पानी की भरमार है और यदि हमने 2-3-4 गोमुख बना दिए तो यह क्षिप्रा प्रवाहमान होती रहेगी। आपने नर्मदा को क्षिप्रा में मिलाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, किंतु वो व्यर्थ गया। बिजली का बिल इतना आता है कि जो शायद नगर निगम भी उसकी आपूर्ति नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो वहाँ उद्गम स्थल पर 3-4 गोमुख बनाए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार के पास में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन है, किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा। अतः सबसे पहले उद्गम स्थल पर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन से नए गोमुख बनाए जाएं और जो पुराना गोमुख जो चौक हो गया है उसको क्लियर करके वहाँ से क्षिप्रा को प्रवाहित की जाए। सिंहस्थ का करोड़ों रुपए आता है, तो क्या क्षिप्रा के लिए खर्च नहीं कर सकते? देखिए, आप भी वो बात कर रहे हैं कि डकैत और व्यक्ति के घर बेटे बेटी होने की बात, संतान होने की बात। जो डायन रहते हैं, दैत्य रहते हैं, उनको अपने संतानों से भी कोई मोह नहीं रहता है और वो उसको खा जाती है। तो भ्रष्टाचार की काली कोड़ ऐसी हमारे बीच में पैदा हो गई है कि क्षिप्रा के नाम पर, किसी के भी नाम पर हम भ्रष्टाचार करने से, टोपेबाजी करने से, धोखाधड़ी करने से नहीं चूकते। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जहाँ तक यदि हमें करना है, क्षिप्रा को प्रवाहमान करना है, प्रदूषण मुक्त करना है, तो उसके पैरेलल एक नहर बनाई जाए और 44 किलोमीटर के बाद जल शोधन केंद्र स्थापित किया जाए। तो जो पानी 44, हमारे यहाँ एक धारणा है कि यदि जल 44 किलोमीटर तक भेज जाता है तो उसकी सारी गंदगी समाप्त हो जाती है और वह शुद्ध हो जाता है। तो जब 44 किलोमीटर पर जो शोधन केंद्र होगा और जो शुद्ध पानी होगा वो अगले उसे क्षिप्रा में हम प्रवाहित कर देंगे, इससे कुछ होगा। फिर 44 किलोमीटर पर
दूसरी पैरेलल नहर बना दी जाए। शिप्रा की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 5-6 जो शोधन केंद्र बनाना पड़ेंगे और नहर बनाना पड़ेगी, तो शिप्रा का पूर्ण रूप से पावन अति शुद्ध हो जाएगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। शिप्रा के नाम पर करोड़ रुपया आया, किंतु शिप्रा की आज भी स्थिति भाई दयनीय बनी हुई है। जब शिप्रा के घाटों की स्थिति देख लीजिए, जवाबदार कंजी तक साफ नहीं कर पा रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसमें निर्माल्य खुले रूप में डाला जा रहा है और इतनी बदबू आती है वहाँ पर घाटों पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। न घाटों की व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है, न सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, चोर उचक्के और अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। लाल पत्थर जो लगाए गए थे शिप्रा घाट पे वो भी सब निकल चुके हैं, इससे तो वो काले पत्थर थे वो अच्छे थे पूर्व के। देखिए, भ्रष्टाचार करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले काले पत्थर थे, बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, किंतु भ्रष्टाचार करने के लिए लाल पत्थर का लगा, वो भी कच्चे निकले। लाल पत्थर का पे लाखों रुपया व्यय किया, वो भी बेकार गया। शिप्रा के घाटों की, दोनों तरफ के घाटों की स्थिति देख लीजिए, इतनी दयनीय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यानी कोई भी, हम शासन प्रशासन, हम जनता, वहाँ के ब्राह्मण पंडित जो भी हैं, अब शिप्रा के प्रति गंभीर नहीं है, मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मैं माँ शिप्रा से यही अनुरोध करता हूँ कि हमने जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा करो और अपने आप को, हम सब जैसा कि माना जाता है कि मुक्ति मार्ग है, मुक्ति की साधन है, तो हमें ऐसी मुक्ति प्रदान करो कि ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और माँ शिप्रा पूर्ण रूप से अपने सांस्कृतिक स्वरूप में प्रवाहित होने लगे। उज्जैन में आज एक बहुत बड़ा, उज्जैन से हमारे मुख्यमंत्री जी गृह निवास है उनका, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो है सिंहस्थ मत का जो पैसा आता है शिप्रा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कृपा करें। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो भी कुछ बात है, यूं तो सिंहस्थ के नाम पर 18,000 करोड़ की व्यय करने की बात आ रही है और वो 18,000 करोड़ कहाँ व्यय होगा, कैसे व्यय होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। सिर्फ एक पुल बनाने से, सड़कें बना देने से कोई विकास नहीं होता है, उससे शिप्रा का उद्धार नहीं होता। एक शिप्रा के 195 किलोमीटर तक नहर बनाई जाए और उसी के वहाँ पर जल शोधन केंद्र स्थापित कर दिए जाए, जो पैसे का सदुपयोग होगा। शिप्रा यहाँ से नहीं, उद्गम से लेकर समर्पण तक शुद्ध और प्रवाहमान रहेगी। अब एक बात और यहाँ पर मैं विशेष बताना चाहता हूँ कि शिप्रा की जो घाटी है 195 किलोमीटर के, उस घाटी में कितने अतिक्रमण हैं, कितने खेत हैं, कितने क्या हैं, ये किसी का कोई संज्ञान नहीं